और चलिए अब खबरें विस्तार से देखते हैं। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता देते हैं, प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1748 नए मरीज मिल चुके हैं। रायपुर से सबसे ज्यादा 322 मरीजों की पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 13 लोगों की जान चली गई है। तो 24 घंटे में 931 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है और छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, क्या ताजा अपडेट इस तरह से बढ़ते आंकड़ों को लेकर, किस तरह की अब व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, आंकड़ों के साथ साथ अब न केवल व्यवस्थाएं बल्कि सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये कोरोना फेज 2 की वापसी तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली सहित अन्य राज्यों में वापसी हुई है और घातक वापसी हुई है, ऐसे में छत्तीसगढ़ के लोग इस बात से भयभीत है कि छत्तीसगढ़ में पहले ही दिन से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे सवाल उठने लगे हैं, उंगली उठने लगे हैं कि आखिरकार व्यवस्थाएं धरातल पे क्यों नहीं की गई। शासकीय अस्पतालों में हाल अब भी बेहाल है कि नए मरीजों की संख्या जिस तेजी से बढ़ रही है, डिस्चार्ज होने वालों की संख्या में काफी कमी है। तो ऐसे में एक्टिव मरीजों की जो संख्या है दीपेश, उसमें लगातार इजाफा होते जा रहा है। तो इस चेन को कैसे रोका जाएगा, एक बड़ी चुनौती बन पड़ी है, क्योंकि न केवल बाजारों में भीड़ बल्कि सारे सार्वजनिक परिवहन से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर सभी सड़क आवागमन चालू है। तो ऐसे में लोगों का आना जाना, बाजारों में भीड़ आमतौर पे देखने को मिल रहा है। न केवल लोगों के बल्कि राजनीतिक कार्यक्रम से लेकर तमाम आयोजन भी लगातार जारी है। तो ऐसे में जो चेन का जो संक्रमण है, ये चेन कैसे टूटेगा, इसके लिए क्या कुछ इंतजाम धरातल पे किए जाएंगे ताकि लोगों को राहत मिल सके, संख्या में कमी हो, ये तो सरकार अभी निर्णय लेगी और अधिक क्या करेगी। लेकिन अभी फिलहाल इतना तय है कि जैसे जैसे संख्या में बढ़ोतरी होते जा रही है, लोगों में भय बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि लोग भी अब तमाम चीजों को लेके परहेज करने लगे हैं। लोग भी जो है जागरूक होने लगे हैं। हालांकि सबसे बड़ी समस्या ये है छत्तीसगढ़ की दीपेश की, जो मुखिया होते हैं, जो अग्रज होते हैं, वही नजीर पेश नहीं कर पाते हैं। राजनीतिक आयोजन में बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेते हैं, जिसे देखते हुए आम जो लोग हैं वो भी बाजारों तक भीड़ के रूप में पहुंचते हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि नियम कानून कायदे को आम लोगों पे थोपने से पहले जो जिम्मेदार हैं वो नियमों को पालन करें, नियमों को माने, तब जाके लोगों को समझाए, तब जाके स्थितियां कुछ और बेहतर हो पाएगी। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण है कि जब जनप्रतिनिधि ही इस तरह से नियमों का माहौल उड़ाएंगे तो फिर आम लोगों को कहने के लिए कुछ बच नहीं पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े को लेकर अब लोगों को जागरूक करने के लिए काम किया जा रहा है। अपील की जा रही है कि स्वयं अपनी देखभाल करना शुरू करें। खबर बिलासपुर से, जहां पर संपर्क क्रांति स्पेशल ट्रेन में महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों ने ही मदद की है। जच्चा बच्चा की दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं। सिम्स में अब उन्हें भर्ती करवाया गया है। लॉकडाउन में दिल्ली में ये परिवार फंस गया था, जिसके बाद जब वापस लौट रहा था तो ट्रेन में ही महिला ने बच्चे को जन्म दिया। जो यात्री ट्रेन में मौजूद थे उन्होंने फिर इनकी मदद की और उसके बाद फिर जच्चा बच्चा दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां दोनों की हालत अभी स्वस्थ बताई जा रही है। दोनों स्वस्थ हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बिलासपुर से, जहां पर संपर्क क्रांति स्पेशल ट्रेन में महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। आगे बढ़ते हैं खबर कांकेर से, जहां पर जंगली हाथियों ने दस्तक दी है। चारामा वन क्षेत्र के एटेचुआ गांव में दहशत का माहौल है। गांव में तोड़ फोड़ के साथ फसलों को भी नष्ट हाथियों ने कर दिया है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और लगातार निगरानी रखी जा रही है। ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए मुनादी कराई जा रही है। 21 हाथियों के दल ने गांव में दहशत फैला रखी है। तो एक बार फिर से
हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से जंगली हाथियों का दल दस्तक दे चुका है। कांकेर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। चारामा वन क्षेत्र के एटेचुआ गांव में ये ग्रामीणों के आसपास के क्षेत्रों में, रिहायशी इलाकों में, खेत खलियानों में ये हाथियों की दस्तक देखने को मिल रही है। गांव में तोड़फोड़ करने के साथ साथ फसलों को भी इन जंगली हाथियों के दल ने नष्ट कर दिया है। वन विभाग मौके पर अब पहुंचने के बाद निगरानी में जुटा हुआ है। ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए मुनादी कराई जा रही है। 21 हाथियों के दल ने गांव में दहशत फैला रखी है। तो कांकेर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांकेर के चारामा वन क्षेत्र के एटेचुआ गांव का ये मामला है, जहां जंगली हाथियों का दल पहुंचा हुआ है। और इस वक्त हमारे सहयोगी जीवानंद हल्दर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीवानंद, क्या ताजा जानकारी, कैसे अब इन हाथियों के दल को खदेड़ने की तैयारी है? जी दिपेश, बता दूं कि जो हाथी का दल पिछले 1 महीने से कांकेर जिले में दस्तक दी थी, उसके बाद कांकेर जिले से ये नेशनल हाईवे पार कर बालोद जिले में आए हुए थे। और बालोद जिले के बाद करीबन 20 दिन बाद फिर उसने जो कोरार वन परिक्षेत्र है वहां पर विचरण कर देखा गया। लेकिन आज बीती रात में जो कचारामा जो एटेचुआ गांव है, उस एटेचुआ गांव में कुछ किसानों के घर में धावा बोल दिया है, जहां पे बाहर रखे सामान को उसने तोड़फोड़ कर दिया है। कुछ दीवार को भी तोड़ने की कोशिश की गई है। तो कुल मिला के जो 21 हाथी का जो दल है, ये उड़िया दल कहा जाता है, ये वर्तमान में कचारामा वन परिक्षेत्र में अपना उत्पात मचाया हुआ है। और उसे देखते हुए वन विभाग भी मौके में उसकी निगरानी कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई जनहानि नहीं हुआ है। लेकिन समय रहते अगर इस हाथी के दल को यहाँ से भगाया ना जाए तो आए दिन कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जी जीवन, इस गांव के अब जो चारामा वन क्षेत्र है, कितनी दूरी पर है, कितना लंबा वन क्षेत्र है, और अगर हाथियों के दल को वहां खदेड़ा जाए तो क्या फिर वापस आने की उम्मीद नजर आती है? जी दीपेश, देखिए जो एटेचुआ गांव है, एटेचुआ गांव से सरहदी जो इलाका है वो बालोद जिला पड़ता है। तो कुल मिला के आसपास जंगली इलाका बहुत कम है, रिहायशी इलाका ज्यादा है। तो इन्हें अगर इस यहाँ से सीधा अगर नरहटपुर तरफ होते अगर सीतामढ़ी जो जंगल है उधर अगर खदेड़ा जाए तो लोगों को राहत मिल सकती है। लेकिन वर्तमान जहाँ पे इस जंगली हाथी ने दस्तक दी के अपना विचरण कर रहे हैं, तो आसपास पूरा रिहायशी इलाका है। अब सबसे बड़ी बात है दिपेश, कई दिनों से जो उत्पात मचा रहे हैं और कई दर्जनों किसानों की जो फसल नष्ट हुआ है, वहां पर वन विभाग अपने मुआवजा के लिए सर्वे तो कर लिया है, लेकिन अब तक उस किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिला है। तो कुल मिला के चारों तरफ जो लोग है पूरा रिहायशी इलाका है, जंगल बहुत कम क्षेत्र में है। नहीं तो अब जीवन, सवाल यही है कि ये जो पूरा रिहायशी इलाका है, तो क्या लंबी दूरी तय करके ये जंगली हाथियों का दल यहाँ पर आया है? किस क्षेत्र से आया होगा? जी ये जो सीतामढ़ी जो वन परिक्षेत्र है, ये उड़ीसा तरफ से आया है। करीबन ये 100 से 150 किलोमीटर की ये लंबी दूरी तय करके ये रिहायशी इलाके पहुंचा है। तो पिछले 1 महीने से ये बालोद जिले में कांकेर जिले में होते हुए सीधे बालोद जिले में गए हुए थे, वहां पर कुछ उत्पात मचाए। उसके बाद ये जो हाथियों का दल वापसी के दौरान अब चारामा क्षेत्र में आके पहुंचे हैं, और चारामा क्षेत्र में आने के बाद अब जो चारामा जो छोटा सा जो वन परिक्षेत्र है वहीं पे वो विचरण कर रहा है। तो कुल मिला के ये पूरा रिहायशी इलाके में ये हाथियों का दल विचरण कर रहा है। हालांकि वन विभाग मौके में उसकी निगरानी कर रहे हैं, लेकिन समय रहते इस हाथियों की दल को यहाँ से भगाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, कोई स्थायी समाधान इसका निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक जिले से हटाया जाता है, दूसरे में पहुंच जाता है, एक गांव से दूसरे गांव, ये लगातार चल रहा है। इसका कोई स्थायी हल निकलता हुआ दिखाई देता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जीवानंद इस तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने विवादित बयान दिया है। गृह मंत्री के मुताबिक शहरी बेरोजगारी के कारण कानून व्यवस्था की हालत बिगड़ी है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ी है, जिसके कारण शहर में अपराध की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। शहरी क्षेत्रों में ज्यादा काम नहीं हो सकता है। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार किया है। बढ़ने के कई कारण हैं, जैसे अभी लॉकडाउन पीरियड हुआ, लॉकडाउन पीरियड में काम धाम बंद हो गया, रोजी रोटी बंद हो गया, बाहर से काफ़ी मजदूर आए। कई बड़े बड़े जगह 1 लाख रुपये हम काम करते थे पैकेज में, यहाँ आके वो बेरोजगार हो गए।
15,000 में किसी काम करना पड़ा। तो बहुत सारी परिस्थितियां कोविड पीरियड में अभी निर्मित हुई हैं। एक दुकान में 6 आदमी काम करते थे, अब लॉकडाउन हो गया, दुकान ही बंद हो गया, तो उस आदमी के पास कोई रोजगार नहीं है, वो बेरोजगार हो गया। हमारा गुपचुप बेचने वाला था, वो 2 महीना 3 महीना उसका ठेला बंद हो गया। सड़क किनारे सब्जी लगा के बेचता था तो वो बंद हो गया। तो लॉकडाउन के कारण कोविड पीरियड में भी काफ़ी हम लोगों ने गांव में जैसे शुरू किया तो मनरेगा शुरू किया, तो वहाँ लेबर को काम मिल गया, वहाँ लोगों को काम मिल गया, पर शहर में उतना काम नहीं हो सका, वैसा काम चलता भी नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्राइम बढ़ने। तो इस प्रकार से जो गतिविधियां जो बढ़ रही हैं उसका मूल कारण गृह मंत्री जी को समझ में आना चाहिए। अवैध शराब का धंधा पूरे छत्तीसगढ़ में, कोई गांव, कोई गली, कोई जिला, कोई तहसील, कोई ब्लॉक नहीं बचा है जहां खुलेआम, चोरी छुपे की बात नहीं कर रहा हूं, खुलेआम सट्टा जुआ सरकार के सहमति के साथ हो रहा है। जब सट्टा होगा, जुआ होगा, अवैध शराब होगा, शराब के साथ साथ झगड़े होंगे, तो इस प्रकार की घटनाएं अपने आप बढ़ती है। इसके लिए कानून व्यवस्था बनाने के लिए जरूरी है। धान खरीदी की तैयारियों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर तंज कसा है। खासकर टीएस सिंहदेव पर रमन सिंह ने कहा कि सरकार के नंबर 2 मंत्री ने कहा था कि 1 नवंबर से पहले या धान खरीदी से पहले अगर किसानों को चारों किश्त नहीं मिल जाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। 1 नवंबर तो बीत गया, अब किसान नंबर 2 मंत्री के इस्तीफे का इंतजार कर रहे हैं। जिनको कहा जाता है, ऐसे मंत्री ने तो ये कहा था कि पूरा 1 किस्त, 2 किस्त और 3 और चौथी किस्त धान की पूरी किस्त 1 नवंबर के पहले नहीं मिला तो मैं पद से इस्तीफा दे दूंगा। अब किसान इंतजार कर रहा है इस्तीफा देने की स्थिति बनती है या किसानों को 1 नवंबर तो चला गया, 1 दिसंबर के पहले या धान खरीदी के पहले क्या उनको चौथी किस्त मिल पाएगी। और दूसरी बात, इस बार धान खरीदी के लिए अभी से रोने लगे हैं। मरिए तो सिर्फ और सिर्फ ऊंची ऊंची बात कर रहे हैं, किसानों की चिंता करने की नहीं है। और एक के बाद जो हालत खराब होगी, मैं अभी से बता रहा हूँ आपको, 1 दिसंबर के बाद जितनी सोसाइटी है वहाँ जो हाल होने वाला है वो बहुत बुरी स्थिति। छत्तीसगढ़ में लव जिहाद के मामले में फिर अब तूल पकड़ लिया है। इस मामले पर सियासत तेज हो चुकी है। पूर्व सीएम ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को लव जिहाद की परिभाषा मालूम नहीं है। लव जिहाद समाज और देश के लिए घातक है। आपको यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी नेताओं पर कटाक्ष किया था। मुख्यमंत्री को लव जिहाद की डेफिनेशन ही नहीं मालूम है। वो जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, यदि कोई कंसेंट से कहीं शादी होती है, परिवार में सम्मान के साथ सम्मिलित होते हैं, उन परिवारों का स्वागत होता है। मगर जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में और जिस प्रकार पाकिस्तान और अल्पसंख्यक जहां पे हिंदू है वहां जिस प्रकार दबाव डालकर प्रताड़ित करके जिस प्रकार शादी की जा रही है और जिस प्रकार एक पूरी सांप्रदायिक भाव को लेकर जिस प्रकार दबाव बना के उनका धर्मांतरण किया जा रहा है, इसका विरोध होना चाहिए। समानता कोई सहमति से अपनी शादी करता है और किसी परिवार में जाता है, सम्मान मिलता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं। बढ़िया है, लेकिन सवाल इस बात का है कि इन भाजपा के नेताओं से मैं पूछना चाहूंगा कि जो भाजपा के नेता है उसके परिवार के लोगों ने अन्य धर्म के लोगों के साथ जो विवाह किए हैं वो लव जिहाद के दायरे में आता है कि नहीं आता है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने गुपकर समझौते को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। रमन सिंह ने कहा कि गुपकर समझौता से कांग्रेस अलग नहीं है, बेतुका है, तथ्य से परे है। कांग्रेस गुपकार डिक्लेरेशन का हिस्सा थी, अभी भी है, और कांग्रेस के कश्मीरी नेताओं के बयान से स्पष्ट है कि दोनों मिलकर कांग्रेस और कांग्रेस के साथ साथ गुपकार जो डिक्लेरेशन के मेंबर हैं वो सब मिलकर एक साथ चुनाव लड़ेंगे। चिदम्बरम ने और गुलाम नबी आजाद ने 370 की बहाली के लिए सार्वजनिक रूप से मांग रखी है और उसके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल की माता जानकी अम्मा के निधन के बाद
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके पैतृक गांव केरल के कन्नूर जिले के पिलात्रा पहुंचे और वहां पर शोक संवेदनाएं प्रकट की। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदेव साय सूरजपुर दौरे पर पहुंचे। कार्यसमिति की बैठक के पहले उन्होंने गायत्री मंदिर स्थित गौशाला में गोपाष्टमी पर पूजा अर्चना की। उनके साथ प्रदेश के संगठन मंत्री पवन साय भी मौजूद रखे। प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदेव साय ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में अराजकता का माहौल है। गोपाष्टमी है तो सबसे पहले तो सूरजपुर वासियों को और पूरे छत्तीसगढ़ के वासियों को गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गौ माता में हम लोग 33 कोटि देवी देवता का वास मानते हैं, तो गौ माता का आशीर्वाद हम सब लोगों को मिले। और आज सूरजपुर जिले का पहला कार्यसमिति का बैठक है भारतीय जनता पार्टी का। यूनियन क्लब में छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ द्वारा आयोजित ऑल इंडिया टेनिस टूर्नामेंट चैंपियनशिप सीरीज के अंडर 14 गर्ल्स एंड बॉयज प्रतियोगिता में संप्रीत शर्मा ने खिरमन तांडी को हराकर जीत हासिल की है, तो वहीं गर्ल्स फाइनल में अर्शप्रीत कौर ने नंदिनी अग्रवाल को हराकर जीत हासिल की है। टूर्नामेंट का समापन भी हुआ। एक अंडर 14 टूर्नामेंट जो बच्चों का हुआ, बहुत लोकप्रिय और काफ़ी रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। कोविड-19 को हराते हुए खेल में भी हम काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, जिसका पूरा श्रेय हमारे माननीय मुख्यमंत्री को इसलिए जाता है। अभी 17 करोड़ की लागत से टेनिस कोर्ट जो बन रहा है, उसमें यही खिलाड़ी जो है इंटरनेशनल और नेशनल लेवल में गोल्ड मेडल लेके आएंगे, ऐसी मैं काम है। आज गुरचरण होरा जी ने यहाँ टेनिस कोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम में बुलाया था और बताया कि बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।